हमारे क्लास में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का वेलकम किया जाता है और इस क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं नोबल गैसेस के ऊपर। 2 से 3 लेक्चर्स बनेंगे नोबल गैसेस पर और नोबल गैसेस के जितने टॉपिक्स पीटीबी की बुक में मौजूद हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो बगैर कोई बहस किए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देख रखा होगा। पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एस ब्लॉक के बिल्कुल साथ डी ब्लॉक मौजूद है। डी ब्लॉक के साथ पी ब्लॉक मौजूद है, करेक्ट। और यहाँ पर नीचे वाली साइड पर, इस जगह नीचे वाली साइड पर एफ ब्लॉक भी मौजूद है। दिस इज एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक है, करेक्ट। और ये जो पी ब्लॉक की बिल्कुल ये साइड है, एक्सट्रीम राइट साइड, यहाँ पर नोबल गैसेस मौजूद हैं। यहाँ पर नोबल गैसेस मौजूद हैं जिनमें हीलियम टॉप पर, हीलियम के नीचे नियॉन, नियॉन के नीचे आर्गॉन, आर्गॉन के नीचे क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के नीचे जीनॉन और जीनॉन के ठीक नीचे रेडॉन मौजूद है, करेक्ट। इन सब को हम नोबल गैसेस कहते हैं। इन 6 गैसेस को हम नोबल गैसेस कहते हैं। रेडॉन आर एन है, करेक्ट। अच्छा, ये जो गैसेस हैं इनको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? नोबल का बेसिकली मतलब होता है शरीफ, ठीक। ये बहुत शरीफ गैसेस हैं और बहुत अच्छी गैसेस हैं। ये कोई भी रिएक्शन करना पसंद नहीं करती, ठीक। जनरली अकेले रहना पसंद करती हैं। कोई 2 या 3 एटम्स मिल करके आपस में कोई रिएक्शन नहीं करते। 100% ये गैसेस स्टेबल हैं, इनको कोई रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। ये अपने आप में ही स्टेबल हैं, अपने आप में ही खुश हैं। एक होता है नोबल, एक होता है नोबेल, NOBLE नोबल, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, शरीफ। एक होता है नोबेल, NOBEL नोबेल, उसका मतलब होता है जैसे नोबेल प्राइज़, यानी बहुत बड़ी रकम। तो इस बात का ध्यान रखना है पूरा स्पेलिंग लिखते वक्त भी, और पेयर ऑफ वर्ड भी आता है इंग्लिश के पेपर में, तो इस बात का कंप्लीट ध्यान रखना है। नोबल और नोबेल में डिफरेंस करना है। चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। इस जगह देखो, पहला पॉइंट ये, पहला पॉइंट देखो, इनको हम ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने बताया ये कोई रिएक्शन करना पसंद नहीं करती, ठीक है। जब रिएक्शन करना ही पसंद नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि इनका वैलेंसी ज़ीरो है। इनका वैलेंसी कितना है? ज़ीरो है। इनका वैलेंसी ज़ीरो है। तो और इनको हम 8th ए ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनको हम 8th ए ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। पीरियोडिक टेबल जो है इसका अगर मैं डी ब्लॉक दरमियान से उड़ा दूँ, यहाँ पर एस ब्लॉक है और बिल्कुल इस साइड पर पी ब्लॉक मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर डी ब्लॉक है लेकिन मैंने उसे बनाया नहीं, सेक ऑफ कन्वीनियंस समझो। यहाँ पर एस ब्लॉक है, यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं और इस जगह पर 6 ग्रुप्स हैं, 2 3 4 5 और ये 6वां ग्रुप, करेक्ट। ये वाला जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं कि ये 1A ग्रुप है। ये 1A ग्रुप है, ठीक। और ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं कि ये 2A ग्रुप है, रोमन में लिखते हैं। ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं कि ये 3rd A ग्रुप है। ये वाला 3rd A ग्रुप है। ये वाला 4th A ग्रुप है, 4th A। ये वाला 5A ग्रुप है। ये वाला 6th A ग्रुप है। ये वाला 7th A ग्रुप है। और फाइनली ये वाला जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं ये 8th A ग्रुप है, करेक्ट।
तो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इनको इग्नोर करके नंबरिंग की जाए एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ग्रुप्स की, तो हम इसको 1, इस वाले को 2, इसको 3, 4, ये 5, 6, 7 और 8 बोलते हैं। लेकिन अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होता है कि वहाँ पे नंबरिंग हम ए सीरीज़ में नहीं करते, वहाँ पर नंबरिंग हम ए सीरीज़ में नहीं करते, वहाँ हम बी सीरीज़ में करते हैं। वहाँ पर 10 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप को हम जो है 3B बोलते हैं। वहाँ हम नंबरिंग 1 से शुरू नहीं करते, वहाँ हम डायरेक्ट नंबरिंग 3 से शुरू करते हैं। पहला ग्रुप जो यहाँ पर होगा उसे हम बोलेंगे कि ये 3B है। उसके बाद वाले को 4th B, देन 5B, देन 6B, देन 7th B, देन 8th B। ठीक है, 8th B में हमारे पास एक ग्रुप नहीं है, 8th B में हमारे पास 3 ग्रुप मिला करके होंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो 2 ग्रुप मौजूद हैं, इस वाले को हम बोलेंगे ये 1B है, और यहाँ वाला जो है इसको हम बोलते हैं कि ये 2B है। समझ में आई बात? पहले शुरू 3B से करते हैं, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8th B में 3 ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद जो है उसे 1B और उससे अगले को 2B हम बोलेंगे। करेक्ट, ये बात उम्मीद है समझ आ गई होगी। वापस चलता हूँ। अब तुम्हें ये बात क्लियर होगी कि इनको 0 ग्रुप एलिमेंट्स और 8th A ग्रुप एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। 0 ग्रुप एलिमेंट्स इसलिए क्योंकि इनका वैलेंसी 0 है, 8th A ग्रुप एलिमेंट्स इसलिए क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के 8th ग्रुप में मौजूद हैं। और इन सब को हम रेयर गैसेज भी बोलते हैं। रेयर का मतलब नायाब, जो मुश्किल से मिले। ये गैसेज इतनी आसानी से नहीं मिलती, बहुत मुश्किल के साथ हमें मिलती हैं। और अगला पॉइंट, इनके नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इनके सिंबल्स अच्छे तरीके से देख लो। जनरली जो सबके सिंबल्स सही हैं, कोई कन्फ्यूजन सिंबल नहीं है, लेकिन रेडॉन का सिंबल जो है ना, ये ज़रा कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, एक होता है रेडॉन, एक होता है रेडियम। एक होता है रेडॉन, एक होता है रेडियम। रेडियम का सिंबल होता है RA। ये बात मैं वाजे कर रहा हूँ, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। रेडियम का सिंबल होता है RA, जबकि जो रेडॉन है ना, रेडॉन, इसको फोकस करो, रेडॉन को। रेडॉन का सिंबल होता है RN, RA नहीं होता। RA जो सिंबल है वो होता है रेडियम का। ठीक, अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, तो ये बात मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। हीलियम में देखो तो पहले 2 एलिमेंट्स पहले 2 लेटर्स HE, नियॉन में भी NE, आर्गॉन में AR, पहले 2 लेटर्स, क्रिप्टॉन में KR, जीनॉन में ZE। रेडॉन का जब बच्चे सिंबल लिखते हैं तो क्या करते हैं कि RA लिख दिया, लेकिन RA रेडियम का होता है, रेडॉन का नहीं होता। ये तमाम की तमाम गैसेस कलरलेस और ऑर्डरलेस होती हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, आप सूंघ करके नहीं बता सकते कि यहाँ पर नोबल गैसेस मौजूद हैं। वो जैसे आइंस्टाइन कहता था ना कि मैं सूंघ करके बता सकता हूँ कि दुनिया में कौन सी चीज़ किस जगह पर मौजूद है। ठीक, तो आइंस्टाइन ये सूंघ कर नहीं बता सकता कि इस जगह पर नोबल गैसेस मौजूद हैं। तो खैर ये एक फ़नी बात थी। ऑर्डरलेस गैसेस हैं, ठीक है, इनकी कोई स्मेल नहीं होगी। तो और ये तमाम की तमाम गैसेस मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। ये तमाम की तमाम गैसेस मोनो एटॉमिक हैं। मोनो एटॉमिक पर बात करते हैं, मोनो एटॉमिक क्यों हैं। हीलियम की मैं बात करूं तो दिस इज़ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ठीक है, हम जानते हैं कि हीलियम में एक ही शेल होता है, हीलियम में एक ही शेल होता है और उस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होने का मतलब कि ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, कि ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। जो एलिमेंट डुप्लेट रूल को 100% फॉलो करेगा वो एलिमेंट 100% स्टेबल होगा। करेक्ट, बात समझ आ गई। हीलियम 100% डुप्लेट रूल को फॉलो करता है और स्टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ खुश है और रिएक्शन करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। इसके बाद अगर मैं बात करूं नियॉन की, तो ये नियॉन का न्यूक्लियस छोटा सा करके बनाते हैं। ये नियॉन का पहला शेल और ये नियॉन का दूसरा शेल। इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं बस हमें। 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। वैलेंस शेल में, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2।
अगले शेल में कितने हैं? 8। 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस शेल में आ जाएं तो हम कहते हैं कि ये एलिमेंट स्टेबल हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस शेल में आए तो हम कहते हैं कि इस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है और ये रिएक्शन नहीं करेगा। नियॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। नियॉन का जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप का है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप का है, करेक्ट। अगर हम नियॉन के नीचे आर्गॉन की बात करें, नियॉन के नीचे अगर हम आर्गॉन की बात करें तो ये आर्गॉन का न्यूक्लियस, करेक्ट, ये आर्गॉन का पहला शेल, ये आर्गॉन का दूसरा शेल और ये आर्गॉन का तीसरा शेल। आर्गॉन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, तो इसको रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अपने आप में ये एटम्स खुश रहते हैं और स्टेबल रहते हैं। तो हम कहते हैं कि ये गैसेस मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हम करते होते हैं कि ये कम्बिनेशन ऑफ एटम है, लेकिन इनको हम मॉलिक्यूल इसीलिए कह देते हैं क्योंकि ये स्टेबल हैं। मॉलिक्यूल भी स्टेबल, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? स्टेबल होने के लिए ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बात। एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? स्टेबल होने के लिए। मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? स्टेबल होने के लिए। ये एटम्स स्टेबल हैं ऑलरेडी, तो हम कह देते हैं कि ये एक एटम होने के बावजूद भी स्टेबल है, तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एटम, तो हम कहते हैं कि ये मोनो एटॉमिक गैस है। क्योंकि अगर सिंगल एटम होगा, हम जानते हैं हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं, तुमने पेन उठाया होगा, कॉपी तुम्हारे सामने पड़ी होगी, नोट कर रहे होगे हर बात। पेन कम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, ढेर सारे एटम्स मिल करके एक सॉलिड स्टेट में आ गए, करेक्ट। लेकिन अगर एक सिंगल एटम हो, ठीक है, वैसे हवा में उड़ रहा होगा, ठीक है, उससे कोई वजूद नहीं होगा, ढेर सारे एटम्स मिलेंगे, कोई लिक्विड कोई सॉलिड चीज़ बनेगी। लेकिन अगर एक अकेला एटम है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इतना छोटा है कि हम उसे महसूस भी नहीं कर सकते, तो लाजमी बात है, ठीक है, हम उसे कौन सी फिजिकल स्टेट देंगे? गैस स्टेट ही देंगे। हम सॉलिड तो नहीं कह सकते, क्या लिक्विड कहेंगे? लिक्विड भी नहीं कहेंगे। तो जनरली हमें गैस स्टेट ही देनी पड़ेगी उसे। समझ रहे हो ना बात को? अगर एक सिंगल एटम है, उसे हम क्या सॉलिड कहेंगे? नहीं कह सकते। लिक्विड कहेंगे? नहीं कह सकते। तो जाहिर सी बात है हम उसे गैस ही कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई ना? और ये जो गैसेस हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, इस पॉइंट की तरफ। इनको हम आसानी से लिक्विफाई और सॉलिडिफाई कर सकते हैं। मतलब ये कि इनको हम आसानी से लिक्विड स्टेट में भी ला सकते हैं और इनको आसानी से सॉलिड स्टेट में भी ले जा सकते हैं। किसी गैस को अगर तुम्हें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे? ठंडा करोगे। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, मज़ीद ठंडा करोगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन अलग किस्म की है, ठीक है। अगर तुम्हें इनको लिक्विफाई करना है तो इन 3 मेथड्स में से ये पहला मेथड, ठीक है, ये दूसरा और ये वाला पहला, ये दूसरा और ये तीसरा मेथड, इन 3 मेथड्स में से तुम्हें कोई एक मेथड लगाना पड़ेगा। लाइन्स मेथड में क्या करते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज करो, यहीं ठंडा करो गैस को, करेक्ट, और जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर दो। टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल मज़ीद करीब आएंगे और लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? ये आसानी से लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। फराडेज मेथड में क्या करते हो कि कोई फ्रीजिंग मिक्सचर लेते हो, कोई फ्रीजिंग मिक्सचर, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन ले ली। लिक्विड नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा फ्रीजिंग एजेंट है, करेक्ट। लिक्विड ऑक्सीजन ले लो, -180 डिग्री सेल्सियस लिक्विड ऑक्सीजन का टेम्परेचर होता है, बहुत अच्छा फ्रीजिंग एजेंट है। तो कोई फ्रीजिंग एजेंट लेकर फराडेज मेथड में हम किसी भी चीज़ को लिक्विफाई या सॉलिडिफाई करते हैं। जबकि क्लाउड्स मेथड जो है उसमें हम क्या करते हैं? सब्सटेंस को मैकेनिकल वर्क करने का कहते हैं, ठीक। कहने का मकसद ये कि एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। वाटरफॉल है, अगर एक झरना है, ठीक है, बिजली पैदा करने के मंसूबे बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है कि झरने से पानी गिरता है, नीचे कॉइल रख दी जाती है, पानी के गिरने की वजह से
कॉइल रोटेट करती है, पानी के गिरने की वजह से कॉइल रोटेट करती है, ठीक है, और उस रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अब जो पानी का गिरना है और कॉइल को रोटेट करवाना है, ये पानी का मैकेनिकल वर्क है, ये पानी का मैकेनिकल वर्क है, और एनर्जी पानी की खर्च हो रही है। इसी तरह से जब एनर्जी कम होती है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर किसी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली कम होगा। तो हम काइनेटिक एनर्जी कम करके टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करते हैं क्लाउड्स मेथड में, ठीक। अच्छा, लाइन्स मेथड का ये वाला लाइन्स मेथड है, ये वाला, इस पर अगर मैं मज़ीद बहस करूं तो थोड़ी सी बात है कि ये लाइन्स मेथड जो है ये हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन को तो हम इस मेथड से लिक्विफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, लेकिन इस मेथड से हम हीलियम को लिक्विफाई नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को भी नहीं कर सकते और हीलियम को भी नहीं कर सकते। बाकी जितनी भी गैसेस हैं उनको हम लिक्विफाई आसानी से कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? क्यों नहीं कर सकते मैं बताता हूँ। बेसिकली हीलियम और हाइड्रोजन स्मॉल साइज़ है। स्मॉल साइज़ कहने का मकसद ये कि अगर मैं हाइड्रोजन बनाऊँ तो दिस इज़ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है, आधी उर्दू आधी इंग्लिश, और ये हाइड्रोजन का शेल पहला, और इस शेल में एक बेचारा इलेक्ट्रॉन अकेला फिर रहा है। समझ में आई बात? तो पहले शेल का जो रेडियस है वो बहुत ही स्मॉल होता है बाकी शेल्स के मुकाबले में, ठीक। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन स्मॉल साइज़ है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही शेल मौजूद है। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो अगेन वही बात, दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एंड दिस इज़ द पहला शेल ऑफ हीलियम, और ये पहला इलेक्ट्रॉन हीलियम का, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। सिर्फ एक ही शेल है और 2 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और साथ ही साथ 2 अदद न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं हीलियम के अंदर, ठीक। लेकिन ये बहुत स्मॉल साइज़ का एटम है क्योंकि एक ही शेल मौजूद है, करेक्ट, और एक बेचारा छोटा सा न्यूक्लियस। स्लाइड की तरफ वापस चलते हैं, देखते हैं स्मॉल साइज़ हैं और लीस्ट पोलराइज्ड हैं, ठीक है। लीस्ट पोलराइज्ड का मतलब मैं आपको बता दूं, पोलराइजेशन का मतलब समझा दूं। जब कोई दो बड़े साइज़ के एटम एक दूसरे के करीब करीब आते हैं, ठीक है, ये 2 बड़े साइज़ के एटम्स हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे। ये ब्लू वाले के इलेक्ट्रॉन, ये ऑरेंज वाले के इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा, जैसे ही ये एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, अब यहाँ पर देखो कि इस जगह पर इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगा, तो नतीजा क्या निकलेगा, ठीक है। नतीजा देखो, अब इस ब्लू वाले के इलेक्ट्रॉन इस साइड पर मूव कर जाएंगे रिपल्शन की वजह से, और इस ऑरेंज वाले के इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पर रिपल्शन की वजह से मूव कर जाएंगे। ये बात समझ आ गई? देखो होगा क्या, अब होगा कुछ ऐसा कि ये जो ब्लू एटम था, सही से करके बनाते हैं, पारा पारा करके, यहाँ ब्लू के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पर मूव कर गए, और ऑरेंज के जो सारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस साइड पर मूव कर गए। नतीजा क्या निकला? ऑरेंज के इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, न्यूक्लियस इस साइड पर नहीं आया भाई, ये बात जहन में रखनी है,
क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज कम हुआ, इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, कोई न्यूक्लियस से निकल करके प्रोटॉन्स वगैरह नहीं आए इधर, ठीक है, वरना ये बहुत लोग गलती करते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पहले जो था क्या सिचुएशन थी, ये ऑरेंज था ना, हर तरफ इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए थे, हर तरफ इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए थे, तो कहीं पर भी कोई नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव चार्ज नहीं था, ठीक है, ये न्यूट्रल था। लेकिन अब क्या सिचुएशन हो गई, आधे साइड पर पॉजिटिव और आधे साइड पर नेगेटिव आ गया। इसी चीज़ को हम बोलते हैं पोल। पोल का बेसिकली क्या मतलब होता है, चार्ज ना, चार्ज कहते हैं ना पोल को, ठीक है। अब एक और बात मैं तुम्हें बताता चलूँ कि अगर एटम होगा छोटा, स्मॉल साइज का, ठीक है, तो ये पोलराइजेशन मुश्किल होगी, ये पोलराइजेशन मुश्किल होगी। लेकिन अगर ये एटम होगा बड़ा, लार्ज साइज, ठीक है, तो पोलराइजेशन होगी आसान। आसान क्यों होगी, क्योंकि अगर बड़ा एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड पर चले जाते हैं, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगी। यहाँ पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन सारे इस साइड पर इकट्ठे हो गए हैं और इसके इलेक्ट्रॉन सारे इस साइड पर इकट्ठे हो गए हैं, तो ये यहाँ पर भी तो रिपल्शन करेंगे एक दूसरे के साथ, करेंगे ना, और कोशिश करेंगे कि ये वापस इस साइड पर मूव कर जाएं जहाँ से आए थे, कोशिश करेंगे ना। लेकिन वहाँ पर जगह अच्छी खासी है, इस साइड पर जगह अच्छी खासी है, तो कुछ ना कुछ मेंटेन कर लेंगे अपने आप को। लेकिन अगर साइज़ होता छोटा, साइज़ होता छोटा, तो मतलब क्या था कि जगह है कम, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस साइड पर पहुँचते रिपल्शन होती बहुत ज़्यादा और वापस इस साइड पर मूव कर जाते, ठीक, तो पोल्स क्रिएट होना काफ़ी मुश्किल हो जाता, ठीक। तो अब मतलब ये कहने का कि हाइड्रोजन और हीलियम स्मॉल साइज़ हैं, जिसकी वजह से इनके पोल्स नहीं बन पाते, बहुत मुश्किल से पोल बनते हैं, या जनरली कहो कि खुद पोल बन ही नहीं पाते, ठीक। तो अब अगर पोलराइज हो जाते आसानी से, तो इनको लिक्विफाई और सॉलिडिफाई करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पोल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी जल्दी लिक्विड या सॉलिड स्टेट में आएंगे। ये बात समझ रहे हो ना, ठीक है, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी जल्दी सॉलिड या लिक्विड स्टेट में आएंगे। जब पोल्स ही नहीं बनेंगे, अट्रैक्शन ही नहीं होगी, तो भाई लिक्विड और सॉलिड स्टेट में काहे को आएंगे, नहीं आएंगे ना। तो ये बात, दोनों पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दें, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। और आंसर अगली तीसरा पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो है, क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है भाई, ये फ़र्ज़ करो यहाँ पर एक गैस मौजूद है, ठीक है, इसको लिक्विफाई करने के लिए तरीका मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर को करना है तुमने डिक्रीज़ और प्रेशर को चुपचाप करना है इंक्रीज़, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ नहीं करते, टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ नहीं करते, हम चुपचाप क्या काम करते हैं, हम पकड़ करके मॉलिक्यूल्स को करीब करीब ही लाना है ना, प्रेशर को इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं। पहले पिस्टन इस पोजीशन पर था, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज़ करके हम पिस्टन को इस पोजीशन पर ले आए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ रहे हैं, तो क्या प्रेशर कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्या गैस लिक्विफाई होगी, यानी सॉरी, प्रेशर कम करते जाओ, प्रेशर बढ़ाते जाओ, ठीक है, पिस्टन को डाउन करने का मतलब प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है, मुझसे ज़रा गलती हो गई, प्रेशर बढ़ाते जाओ। प्रेशर बढ़ाते जाने से क्या ये गैसेस लिक्विफाई हो जाएंगी, आंसर है नहीं। जब तक कि तुम टेम्परेचर को कम नहीं करते ये गैसेस कभी भी लिक्विफाई नहीं होंगी, तुम्हें दोनों काम करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर तुम एक काम कर रहे हो, सिर्फ टेम्परेचर को कम ही किए जा रहे हो, प्रेशर नहीं बढ़ा रहे, गैस लिक्विफाई नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर तुम दोनों काम इकट्ठे कर रहे हो, ठीक है, एक टाइम आया गैस लिक्विफाई हो गई, गैस लिक्विफाई हो गई, ठीक है, उस टाइम पे तुमने रुक जाना है, मज़ीद टेम्परेचर डाउन नहीं करना, मज़ीद प्रेशर नहीं बढ़ाना। उस टाइम पर क्या करना है, टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू नोट कर लेनी है, ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर और वो मिनिमम प्रेशर, ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर या वो मैक्सिमम प्रेशर, प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं ना तो मैक्सिमम प्रेशर बोलेंगे ना, वो मिनिमम टेम्परेचर और वो मैक्सिमम प्रेशर जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई हो जाए,
उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर मिनिमम और प्रेशर मैक्सिमम, वो मैक्सिमम प्रेशर जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई हो जाए वो हमारा क्रिटिकल प्रेशर, और वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर गैस लिक्विफाई हो जाए वो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। करेक्ट। क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले, ठीक है, चाहे आप प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से जितना मर्जी बढ़ा दो, ठीक है, गैस लिक्विफाई कभी नहीं करेगी। ठीक है, आपने क्रिटिकल प्रेशर मेंटेन नहीं किया हुआ, टेम्परेचर जितना मर्जी कम कर दो गैस लिक्विफाई नहीं करेगी। दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं, दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए कंपलसरी हैं 100%। ठीक। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि इनके जो क्रिटिकल टेम्परेचर्स हैं वो बहुत कम हैं। ठीक है, यानी माइनसेस में हैं। ठीक। आपको प्रेशर भी लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा कम करना पड़ेगा फिर जाकर ये कहीं बहुत ही मुश्किल से लिक्विफाई होंगी। जनरली तो इम्पॉसिबल है इनको लिक्विफाई करना, इम्पॉसिबल तो नहीं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल काम है इनको लिक्विफाई करना। लेकिन जो दूसरे मेथड्स हैं, फैराडेज और क्लाउड्स मेथड, उनसे जनरली कोशिश की जाती है इनको लिक्विफाई करने की। लाइन्स मेथड से हीलियम लिक्विफाई कुछ ना कुछ हद तक हो ही जाती है, लेकिन हाइड्रोजन बिल्कुल भी लिक्विफाई नहीं होती। ठीक, ये मुद्दा समझ आ गया। आगे चलते हैं, इनकी अकरेंस पर बात करते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने बताया कि ये गैसेस काफ़ी रेयर हैं। पहला पॉइंट देखो, गैसेस काफ़ी रेयर हैं, सिर्फ 1% है इनकी अकरेंस, सिर्फ इनकी अकरेंस 1% है। और अगर हमें इनको ऑब्टेन करना है, इनको आइसोलेट करना है हवा में से, हम चाहते हैं कि इस 1% को अलहदा कर लें, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं या कुछ केमिकल मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक, केमिकल मेथड्स की तो डिस्कशन मैं इस लेक्चर में नहीं करने वाला, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं इस बात पर इक्तफ़ा करूँगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का तुम्हें बता दिया जाए, तुम्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बता दिया जाए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर बात करते हैं कि भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। ठीक, ये तुमने एक वेसल ली, इसके अंदर हवा भर ली, इसके अंदर तुमने क्या किया, हवा भर लिया। मैंने बताया कि अकेले हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन को लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या करते हो, इस हवा का जो टेम्परेचर है, इस हवा का जो टेम्परेचर है उसको तुम डिक्रीज़ करना शुरू कर देते हो और प्रेशर को इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हो, प्रेशर को इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हो। नतीजा क्या निकलेगा कि ये जो गैस है इस कंटेनर के अंदर, ये लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, यानी लिक्विड बन जाएगी, यहाँ पर लिक्विड बन करके ऐसे बैठ जाएगी। ये हमारी होगी लिक्विड एयर, ये हमारी होगी लिक्विड एयर। अब इस लिक्विड एयर में, जैसे गैसियस एयर में सभी गैसेस थी, ठीक है, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन सभी थी। ठीक, इस लिक्विड एयर में भी सभी गैसेस मौजूद होंगी। अब तुमने क्या काम करना है, इसको तुमने अब हीट करना शुरू करना है, इसको अब तुमने हीट करना शुरू करना है। हीट के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं ना, बर्नर के लिए ऐसे बना देते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा करके, यहाँ से गैस सप्लाई। ठीक, तो इसको अब तुमने हीट करना शुरू करना है। हीट करने का नतीजा क्या होगा कि इधर वेपर्स बनना शुरू होंगे, यहाँ पर वेपर्स बनना शुरू होंगे, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा उसके वेपर्स, सॉरी, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है, उसके वेपर्स जल्दी बनना शुरू होंगे। ठीक है, जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है, उसके वेपर्स एंड में बनेंगे। तो जो नोबल गैसेस हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। हीलियम जो है वो उसका सबसे लोएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का है तमाम एलिमेंट्स में। करेक्ट, तो हीलियम के वेपर्स सबसे जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, देन नियॉन के वेपर्स बनेंगे। ठीक है, फिर तुमने लेकिन अच्छा सबसे पहले करना क्या है, जैसे हीलियम के वो बने इनको सेपरेट आउट कर लेना है, इनको सेपरेट आउट कर लेना है। फिर जैसे उसके बाद नियॉन के वेपर्स बने उनको सेपरेट आउट कर लेना है। ठीक है, नियॉन के बाद जैसे अगर बिलफर्ज आर्गान के वेपर्स बनते हैं
ठीक है, उनको तुम सेपरेट आउट कर लोगे अलहदा वेसल में, ठीक है। आर्गान के बाद जीनॉन रेडॉन के जैसे बिल तरतीब तरतीब से बनेंगे, ठीक है, ए तरतीब से बनते जाएंगे, इनको सेपरेट आउट करते जाओगे। इसी को हम बोलते हैं कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, कोई मसला नहीं। क्या करना है, गैस लेनी है, दोबारा बनाकर दिखाता हूँ। दोबारा तुम्हें बनाकर दिखाते हैं। गैस लेनी है, ठीक है। गैस से क्या करना है, टेम्परेचर को करना है तुमने डिक्रीज़, प्रेशर को करना है तुमने इंक्रीज़, प्रेशर को करना है इंक्रीज़। नतीजा क्या निकलेगा कि गैस हो जाएगी लिक्विफाई, यानी एयर हो जाएगी लिक्विफाई, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, कोई बर्नर लोगे, इसको हीट करना शुरू कर दोगे, करेक्ट। इसको हीट करोगे तो वेपर्स बनना शुरू होंगे, इन वेपर्स को इकट्ठा कर लोगे, उसके बाद और वेपर्स बनना शुरू होंगे, इनको इकट्ठा कर लोगे, उसके बाद और वेपर्स बनना शुरू होंगे, इनको इकट्ठा कर लोगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। बात क्लियर, कोई मसला नो, ठीक हो गया। बात मैंने रिपीट भी कर दी। और इनके जो सोर्सेज हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ आए आप, इनके जो सोर्सेज हैं वो सिर्फ एयर ही है, ठीक है। ये गैसेस जनरली जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनके सोर्सेज कोई मिनरल्स हो सकते हैं, कोई ओर्स हो सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो आपका लेड है, लेड, ठीक है, लेड का जो सोर्स है PbS है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, ठीक है। इसे हम जेलिना बोलते हैं, इसे हम जेलिना, GALENA। इसके बारे में उम्मीद है कि तुमने पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं। अगर नहीं पढ़ा तो मैं याद दिला दूं, फोर्थ फ्लोटेशन का चैप्टर मेटलर्जी में, वहाँ पे इसका डिस्कशन हम भी करेंगे। अगर तुमने वो पहले पढ़ रखा है तो यकीनन इसका डिस्कशन भी कर रखा होगा, करेक्ट। तो हम अपने वापस आते हैं इस पॉइंट की तरफ। इस पॉइंट की हम बात कर रहे थे कि ये अगर हमें इन गैसेस को हासिल करना है तो हम इन गैसेस को सिर्फ़ और सिर्फ हवा से ही हासिल कर सकते हैं। हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है इनको हासिल करने का, करेक्ट। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, 30-35 मिनट हो चुके होंगे। तो इसी वजह से इस लेक्चर को हम अभी बहुत सारा डिस्कशन तो करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, टाइम की शॉर्टेज की वजह से। काफ़ी डिटेल से तुम्हें एक बात बताई जैसे तुम बिल्कुल बच्चे बैठे होगे। तो इसी के साथ शुभकामनाएं। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।